तो व्हाट्सअप बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सबको जो भी क्लास 12th में आ चुके हैं। चलो जी बेटा देखो, अब हमारे पास चैप्टर का नाम क्या बेटा? चैप्टर नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी हम लोग माइक्रो को नहीं पढ़ेंगे, हम बस मैक्रो को पढ़ेंगे। और अपने पूरे क्लास 12th में हमेशा हम मैक्रो लेवल पे सोचेंगे। अब भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? देखो, जो माइक्रो वर्ड है ना, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या फिर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई करें। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक कंट्री है। ठीक है, ये हमारे पास एक कंट्री है जिस कंट्री का नाम है इंडिया। ठीक है, क्या नाम है? इंडिया। अब मान लेते हैं इस पूरे कंट्री में ना दो तरह के अलग अलग सेक्टर्स है। ठीक है, एक हमारा हो गया प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, एक हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्टर। इतना तो बढ़िया है, इतना तो समझ आता है ना कि हमारे पास एक पूरा कंट्री है और कंट्री में हमारे पास दो सेक्टर है, एक हो गया प्राइमरी सेक्टर, एक हो गया सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब मान लो कि प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास दो बड़ी बड़ी कंपनीज है और सेकेंडरी सेक्टर में भी दो बड़ी बड़ी कंपनीज है। ठीक है, इतना भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, दो बड़ी बड़ी कंपनीज है। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इसे बोलते हैं जब भी हम पर्टिकुलर किसी भी एक कंपनी के बारे में पता लगाएंगे या फिर एक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कंपनी का डिमांड कितना है, कंपनी में कितना प्रॉफिट्स हो रहा है, कितना उसमें इनकम आ रहा है, कितना सेल हो रहा है। जब हम पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हम प्राइमरी सेक्टर में जब पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जब भी हम पर्टिकुलर किसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन वह भी मान लो किसी ने तुम्हें बोला कि भैया तुम्हें सिर्फ एक कंपनी नहीं, तुम्हें इन दोनों के बारे में पता लगाना है। ठीक है, तुम्हें किसी ने बोल दिया कि तुम्हें सिर्फ एक कंपनी नहीं, तुम्हें दोनों कंपनी के बारे में पता लगाना है। इसका मतलब क्या कि तुम्हें पूरा प्राइमरी सेक्टर के बारे में पता लगाना है। तो अगर आपको बोला जाए कि पूरे प्राइमरी सेक्टर के बारे में पता लगाना है तो वो क्या होगा? वो जो हमारा रिलेशन होगा या फिर वो जो हमारा थ्योरी होगा उसे हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पता लगाते हैं उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम पूरे होलसम या फिर पूरे इकोनॉमी या फिर पूरे पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात समझ आई? ठीक है, वैसे सेम ले लो, अगर तुम्हें कोई बोले कि भैया ये जो कंपनी है सिर्फ इस कंपनी के बारे में पता लगाओ, इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, इस कंपनी का सेल कितना है, तो क्या होगा? वो होगा हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर कोई बोल दे कि भैया ये पूरे सेकेंडरी सेक्टर में जितने भी कंपनीज हैं उन सभी के बारे में पता लगाओ, तो वो क्या होगा? वो हमारा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बात समझ आई? इतना तो क्लियर है। अब अगर कोई बोले कि भाई पूरी कंट्री के बारे में पता लगाओ कि पूरी कंट्री में ये जो प्राइमरी सेक्टर है, ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, इनसे कितना इनकम आ रहा है, इससे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इससे कितना डिमांड बढ़ रही है, इससे कितना हमारा पोटेंशियल गेन हो रहा है, अगर ये सब कुछ बोला जाए तो ये सब कुछ भी किसके अंदर आएगा? हमारे पास मैक्रो लेवल पे आएगा। तो सीधी बात ये है कि जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ना बेटा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम इंडिविजुअल किसी भी एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में पढ़े, किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़े, उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में आगे डिफरेंशिएट है, सब बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई बोले मैक्रो लेवल क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जहां पे हम एग्रीगेट्स लेके पढ़ते हैं। ठीक है, एग्रीगेट्स का मतलब मैं बताऊंगा, लेकिन बेसिकली जब भी हम पर्टिकुलर किसी होल कंट्री के बारे में पढ़े, किसी भी होल इंडस्ट्री के बारे में पढ़े, उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात समझ आई? अब यहाँ पे नोटिस करोगे माइक्रो पे MICRO, ये जो आई है ना, इस आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। ठीक है, तो जब भी आपको कोई बोले कि भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है जो किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के बारे में पता लगाए। और वहीं पे हमारे जो मैक्रो में ए है ना, इस ए का मतलब होता है एग्रीगेट। ठीक है, इस ए का क्या मतलब होता है? एग्रीगेट्स। इसका मतलब है कि जब हम पूरे होल कंट्री या फिर होल इंडस्ट्री के बारे में पता लगाए। ठीक है, इतना क्लियर है? समझ आया? ठीक है, चलो अब फटाफट शुरू करते हैं। देखो क्या बोल रखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। भैया एग्रीगेट मतलब क्या होता है? एग्रीगेट मतलब होता है होल। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, सो एग्रीगेट का मतलब होगा होल या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो जब भी हम अपने कंट्री का जितनी भी इंडस्ट्री है उन सभी को सम करें या फिर उन सभी का एवरेज निकाले, उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स।
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, इसका मतलब होल। हम पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में नहीं पता लगाएंगे, हम पूरे सेक्टर के बारे में पता लगाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट बोलेंगे, मतलब होता है होल। और एवरेज कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी। भैया हमें पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में नहीं पता लगाना, हमें पूरे इकोनॉमी के बारे में पता लगाना है। चाहे पूरा कंपनी इकोनॉमी के बारे में पता लगाए, चाहे आप पर्टिकुलर किसी सेक्टर के बारे में पता लगाओ, उसे हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। सच एज नेशनल इनकम क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। देखो आप लोगों ने क्लास 11th में जब पढ़ा था ना, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर कंपनी का सप्लाई कितना हो रहा है, एक पर्टिकुलर कंपनी में डिमांड कितनी आ रही है, एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैक्रो लेवल पे पढ़ते हो तो मैक्रो लेवल पे आप पढ़ोगे कि एक पर्टिकुलर कंट्री में कितना डिमांड हो रहा है, एक पर्टिकुलर कंट्री से कितना सप्लाई हो रहा है। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं कि हमारे इंडिया से मसालों का सप्लाई कितना होता है, तो यहाँ पे मैं एमडीएच की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं एमडीएच कंपनी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं पूरे इंडिया की। अगर मैं बोलूं कि हमारे इंडिया में डिमांड कितनी हो रही है, तो मैं डिमांड एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। बात समझ आई? सो एग्रीगेट डिमांड बोल दो, एग्रीगेट सप्लाई बोल दो, ये सभी हमारे पास मैक्रो लेवल का आता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल इनकम क्या होता है, भाई बाहर से कितना पैसा आ रहा है, हमारे इंडिया में कितना पैसा बन रहा है, हम कितना कमा रहे हैं, नेशनल इनकम बोल दो। फुल एम्प्लॉयमेंट कि भाई हमारे कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है, कितना ग्राफ चेंज हुआ, ये सभी चीज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। बात समझ आई? सो माइक्रो में सिर्फ एक इंडिविजुअल, मैक्रो में होलसम, ठीक है बेटा। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ना पढ़ते क्यों है, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद हमारा स्कोप क्या है, क्या वो चीजें हैं जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास करीबन 6 स्कोप्स है या फिर 6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़वाता है, ठीक है। सबसे पहले आगे हमारे पास थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। भैया हमारे कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है और कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कैसे पता लगाए, ठीक है। देखो एग्जांपल मान लेते हैं कि कंपनी है एमडीएच, ठीक है, मसालों की कंपनी एमडीएच। अब एमडीएच में कितने लोग काम करते हैं, एमडीएच में कितना एम्प्लॉयमेंट है, एमडीएच का कितना परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट में जाता है, उससे हम पूरी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट नहीं पता लगा सकते। सीधी बात है ना, कि मान लो कि ये हमारे पास कंपनी है एमडीएच, इस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट से हम पूरे इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट नहीं पता लगा सकते भैया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इन सभी, ये जितनी भी हमारे पास कंपनी है ना, इन सभी का हमें एम्प्लॉयमेंट रेट देखना पड़ेगा, और इन सभी को जब हम सम करेंगे तो बन जाता है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वही बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट की चीजों को पता लगाने के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। नेशनल इनकम, भैया हमारे देश में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, कितना जीडीपी है, कितना एनडीपी है, सब कुछ नेशनल इनकम बताएगा। आगे आपके बुक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, बहुत इजी है, बहुत आसान है, सब समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। भैया जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, भैया कितना डिफ्लेशन हो रहा है, कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, कितना हमारा एक्सेस डिमांड है, कितना डेफिशिएंट डिमांड है, ये सभी चीज कौन बताता है, हमें जनरल प्राइस लेवल बताएगा, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टूल है, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, कि भाई मनी फ्लो कैसे कर रहा है हमारे देश में, हमारे कंट्री में मनी का क्या काम है, मनी को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी गवर्नमेंट मनी को किस तरह से कंट्रोल करती है, हमारी गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कमाती है, बढ़ाती है, जितना भी सब कुछ है ना, ये सब आप कहां पे पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ मनी विच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल ट्रेड, भैया बाहर कितना धंधा हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये सब चीज आप पढ़ोगे इसके अंदर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हम पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में पढ़ के ना कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में नहीं पता लगा सकते। हमें अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पता लगाना होगा तो हमें सब कंपनीज के बारे में पढ़ना होगा। तो सीधी बात क्या है कि भैया हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बताती है कि हमारी कंट्री कितनी ग्रो कर रही है, और ये ग्रोथ हमें कौन बताएगा, मैक्रो इकोनॉमी बताएगा। बात समझ आई? इसलिए बोला जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब बहुत सारे, होल, ठीक है, जितना भी कंपनी हमारे कंट्री में उनका सम, और एवरेज कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी। बात समझ आई? इतना क्लियर है, ठीक है, इजी है ना, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है, आराम से आप लोग करोगे ना आराम से हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो इसको फटाफट से एक बार देख लो। ओके बच्चों देखो, अब आपने पढ़ लिया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो होता क्या है।
लेकिन मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में ना पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस जानने से पहले आप ये जान लो, ये जो माइक्रो और मैक्रो है इसे हम स्मॉल और एग्रीगेट अमाउंट क्यों बोलते हैं। इन शॉर्ट, ये जो माइक्रो वर्ड आया और ये जो मैक्रो वर्ड आया, ये कहां से आया, और मैक्रो का मतलब लार्ज कैसे होता है और माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल कैसे होता है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो माइक्रो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से आया था जिसका स्पेलिंग था माइक्रोस, ठीक है। हमारा जो माइक्रो था वो एक ग्रीक वर्ड से आया था जिसका स्पेलिंग था माइक्रोस, ठीक है। और ये जो मैक्रो है ये भी ग्रीक वर्ड से आया था, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था जिसका स्पेलिंग था मैक्रोस, ठीक है। और ग्रीक में ये जो माइक्रोस है इसका मतलब होता है स्मॉल, और जो हमारा मैक्रोस है इसका मतलब होता है लार्ज। तो इसीलिए हम जब माइक्रो पढ़ते हैं तो माइक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल में पढ़ते हैं, और जब माइक्रो पढ़ेंगे उसमें हम लार्ज लेवल में या फिर होल लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा जी। चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस है जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो हर एक पॉइंट में दे रखा है, सब कुछ समझाता हूँ इजी वे में, ठीक है। देखो, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमीज यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। जब हम किसी भी इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, हमारे पास 100 कंपनीज है, हम सिर्फ एक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमी। वहीं पे क्या ये, इट इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में 100 कंपनीज है, हम 100 की 100 कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है जी बेटा। उसके बाद हमारे पास जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि यार हमारे कंट्री में ना, हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्स है वो लिमिटेड होते हैं, और उन सभी रिसोर्स को ढंग से यूटिलाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सारे हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स है जो कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में थे। तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, कहां पे कितना रिसोर्स एलोकेट होना चाहिए। वहां पे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि भाई कितना लेवल ऑफ इनकम हो रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ, ये सारा सेंट्रल प्रॉब्लम हमारा मैक्रो का है। अब ये जो जनरल तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम आप लोग आगे जाकर पढ़ोगे सब कुछ क्लियर होगा, बहुत इजी है। इनफैक्ट क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत सरल भाषा में, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना आपको एहसास होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। हमने क्लास 11 में पढ़ा तो था कि भैया कितना डिमांड हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है, कितना आवाज होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा डिमांड सप्लाई है वो हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन वो मैक्रो में क्या है, द मेन इंस्ट्रूमेंट इज एडीएनएएस। भैया एडीएस क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई भैया, ठीक है। नॉर्मल अगर डिमांड सप्लाई होगा तो किसी एक कंपनी के बारे में, ठीक है, हमारे पास एक कंपनी है, इसका डिमांड कितना है, इसका सप्लाई कितना है, ये पढ़ेंगे। लेकिन वहीं पे मान लो हमारे पास 2 कंपनी है, 4 कंपनीज है, तो इन सभी का पढ़ने के लिए एग्रीगेट डिमांड कितना है, एग्रीगेट सप्लाई कितना है, क्योंकि 4 को देखेंगे ना, चारों मतलब कितना हो गया, होल हो गया, बात समझिए। उसके बाद हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम जब पढ़ते हैं तो प्राइस को डिटर्मिनेंट रखते हैं, बिकॉज प्राइस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे माइक्रो लेवल पे हम प्राइस देखते हैं, बिकॉज हम एक कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम एक प्राइस को डिटर्मिनेंट रखेंगे। लेकिन वहीं पे मैक्रो लेवल पे हम इनकम को रखेंगे। भैया इनकम को क्यों, बिकॉज सीधी बात है ना बेटा, कि अगर मान लो हमारे पास एक कंपनी है, एक कंपनी में कितना प्राइस चल रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, उसे पता लगाना इंपॉर्टेंट है, उसे पता लगाना इजी है। लेकिन वहीं पे मान लो हमारे पास 4 कंपनीज है, अब चारों कंपनीज का अगर हम प्राइस देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए 4 कंपनीज का हम टोटल निकालते हैं, इनकम कितना हुआ। तो मैक्रो लेवल पे हम इनकम को डिटर्मिनेंट पकड़ेंगे और माइक्रो लेवल पे प्राइस को पकड़ेंगे। जब भी हम किसी भी एक कंपनी के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसका प्राइस देखेंगे, जब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तब हम उसको इनकम में डिनोट करेंगे, भैया इनकम कितनी है। हम ऐसा बोलते हैं कि भैया हमारे इंडिया का कितना प्राइस आया, या फिर हमारे इंडिया में कितना प्राइस गेन हुआ, हमारे इनकम का या फिर हमारे कंट्री में कितना इनकम जनरेट हुआ, हम ऐसा बोलते हैं ना। हम ऐसा नहीं बोलते ना कि जैसे एग्जांपल इंडिया में कितना प्राइस गेन हुआ, नहीं मजाक नहीं आया, हमारे इंडिया में कितना इनकम जनरेट हुआ ये आया, तो हम इनकम बोलते हैं बिकॉज हम होल पढ़ रहे हैं, बात समझिए। होल में हम इनकम देखेंगे, क्लियर है बच्चा।
उसके बाद हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसे हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, बिल्कुल सीधी बात है बेटा, अगर प्राइस होगा तो प्राइस थ्योरी बोलेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी बोलते हैं। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम मेनली क्या देखते हैं कि भैया कंपनी या फिर कंपनी छोड़ो किसी भी कंट्री का कितना अच्छा इनकम है और कितना अच्छा एम्प्लॉयमेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम हम देखेंगे मैक्रो लेवल। जब भी देखो ना, एक चीज क्लियर है, देखो जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना तो हमेशा रखना मैक्रो पे हम एग्रीगेट पढ़ रहे हैं, मतलब लार्ज अमाउंट पढ़ रहे हैं, हम पूरी कंट्री के एंटायर कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर पूरा एंटायर कंट्री के बारे में पढ़ेंगे ना तो हमें उसका इनकम चाहिए। हम बोलते हैं ना कि जीडीपी कितना है, हम बोलते हैं ना कि हमारी कंट्री की इनकम कितनी हो रही है। तो जब भी आप एग्रीगेट पढ़ोगे, आप जो देखो आपने क्लास 11 में माइक्रो पढ़ा ना, इसको भूलना मत, लेकिन मैं बोलूंगा अभी ज्यादा फोकस इस पे देना। ठीक है, कि जब भी आप अपनी इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो और आपके क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो हमेशा हमेशा उसमें आप इनकम के बारे में सोचोगे, उसमें प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचना, उसमें आपको प्राइस के बारे में नहीं सोचना, उसको आपको इनकम के बारे में सोचना है कि भाई कितना इनकम आता है, कितना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है, कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, जो बड़े बड़े टर्म्स है उसके बारे में सोचना है, क्योंकि हम पूरी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी मैक्रो पढ़ोगे हमेशा इनकम के बारे में सोचोगे। ओके बच्चा जी, चलो उसके बाद हमारे माइक्रो लेवल पे कौन कौन सी थ्योरी थी आप लोगों ने पढ़ के आ रखा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सब आपने अपने माइक्रो लेवल पे पढ़ा था, क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में जानना था, इसलिए उस कंपनी का डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम ये सब जानना था। ठीक है, लेकिन वही पे अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो अभी जो मैंने बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जनरल प्राइस लेवल, कितना भैया इन्फ्लेशन हो रहा है, कितना भैया महंगाई हो रही है, कितना डिफ्लेशन हो रहा है, ये सब कौन बताएगा आपको, जनरल प्राइस लेवल बताएगा। ठीक है, नेशनल इनकम कितना है, ठीक है, हमारे देश में कितना ज्यादा नेशनल इनकम बढ़ रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सब आपको ये बताएंगे। एम्प्लॉयमेंट कितना भैया, हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितना है, क्या सभी लोग काम कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, क्या सभी लोग नल्ले हैं, कैसा सीन है। ठीक है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट कौन बताएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। बात समझ आई, एडीएस एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, कि भाई हमारे पूरे कंट्री का सप्लाई कितना है, हमारे पूरी कंट्री में डिमांड कितना है, बाहर से कौन कौन सी चीजों का डिमांड हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा है, ये सभी जो चीजें है ना ये कौन बताता है, हमें बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात समझ आई। तो जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स करोगे ना तो इन सभी टर्म्स को अच्छे से याद रखना। सबसे पहले ये होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ाता है, ये हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाता है। इसका सेंट्रल प्रॉब्लम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, इसका प्रॉब्लम था एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या था, इसका तुम्हारा एडीएनएस मेन इंस्ट्रूमेंट है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, इसका इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल डिमांड सप्लाई, बिकॉज एक कंपनी है यहाँ पे चार कंपनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिटरमिनेंट हमारा इनकम है, बिकॉज होल है बहुत सारे हैं, यहाँ पे सिंगल है इसलिए प्राइस लेवल पे देखेंगे। इसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते कभी भी। ठीक है, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसे हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी। इसके अंदर कौन कौन से थ्योरीज आते हैं, जनरल प्राइस हो गया, नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, ये सब हमारे जनरल थ्योरीज है जो आप लोग पढ़ोगे। और इसके अंदर क्या है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये सब है। ठीक है बेटा, इसको फटाफट देख लो, अच्छे से देखो, इसको नोट्स बनाओ, इसको स्क्रीनशॉट लो, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो। सो बेसिकली हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अब एक बहुत ही इजी टॉपिक, बहुत ही सरल, आपके नॉलेज पर्पस के लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा एग्जाम में आता है लेकिन आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हमारा जो इकोनॉमी है ना बेटा ये अलग अलग प्रकारों से चलता है। ठीक है, सो बहुत समय पहले की बात है जहां पे कि हमारे पास कुछ इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि हमारे एडम्स हो गए, मार्शल हो गए। अकॉर्डिंग टू देम वो बोलते थे कि इकोनॉमी जो है ना ये फुल ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में जितना भी माल बन रहा है, जिसके लिए बन रहा है, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू, ये जितना भी सब कुछ चीजें है ना इन सभी में हमारे दो लोग इन्वॉल्व है, एक होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ एंड मार्शल ये बोलते थे कि हमारे इकोनॉमी में किसी भी तरह का गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम वो बोलते थे कि गवर्नमेंट अगर आएगी तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डिसबैलेंस हो सकता है, या फिर हमारा जो मार्केट है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को नहीं रह सकता, वो गवर्नमेंट का हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू देम वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि हमारा जो
इकोनॉमी है, ये जो हमारे पास इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग रहेंगे, एक होगा कंज्यूमर, एक होगा प्रोड्यूसर। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में जो भी डिमांड एंड सप्लाई आएगा, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जितना भी डिमांड एंड सप्लाई करेंगे वो इन तक ही रहने वाला है। क्या बोल रखा है इन द इकोनॉमी, नो गवर्नमेंट इंटरफेयर शुड अकर, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर भी प्रोडक्शन होगा, जहां पर भी कंजम्पशन होगा, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट होगा, वहां पे किसी भी तरह का गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। और हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस जैसे चीजें हैं वो चलेगी मार्केट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो सीधे भाषा में क्या है कि अगर हमारे पास एक इकोनॉमी है, अगर हमारे पास एक इकोनॉमी है तो इस इकोनॉमी में सिर्फ दो ही लोग होंगे, एक हो गया कंज्यूमर और एक हो गया प्रोड्यूसर, और इनके ही बदौलत हमारी इकोनॉमी चलेगा और ये हमारे डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होगा, जो कि मार्केट फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का गवर्नमेंट की चीजें नहीं आने वाली, गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं करेगी, और ये एक अजम्पशन ऐसे मान लो कि गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या 1929 में, ठीक है, हमारे वर्ल्ड में ना एक ग्रेट डिप्रेशन आया जो कि यूएसए में था, ठीक है, जिस कारण से हाइपर इन्फ्लेशन आ चुका था, ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेशन आने की वजह से क्या हुआ था कि जो हमारा मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया था। सीधी बात ये है कि हमारा एक कर्व होता है जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है, ये हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई का कर्व होता है, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई होता है, यहाँ पे हमारे पास डिमांड होता है। ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट पे हमारा प्राइस बिल्कुल परफेक्ट होता है और यहाँ पर हम बोलते हैं इसको इक्विलिब्रियम। बात समझे, ये कर्व तो आपको पता है ना, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्स एक्सेस, यहाँ पे हमारा वाई एक्सेस, बहुत बढ़िया जी। अब हुआ क्या था कि 1929 में हमारे पूरे वर्ल्ड में ना एक ग्रेट डिप्रेशन आ चुका था, जिसपे कि हमारे यूएसए में हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हो चुका था। अब इससे हुआ क्या कि जहां पे हमारा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है ना, ये डिसबैलेंस हो गया, ये तुम्हारा डिसइक्विलिब्रियम मतलब हिल गया, ठीक है। और उससे हुआ क्या कि जो डिमांड है वो इतनी बढ़ गई, जो डिमांड है वो इतनी बढ़ गई, लेकिन सप्लाई सिर्फ इतना है। सप्लाई कितना है, सिर्फ इतना है, जिस कारण से क्या हो रहा था, हमारा जो ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो हमारा इन्फ्लेशन रेडी कर रहा था, ठीक है, इन्फ्लेशन रेडी कर रहा था। और इससे क्या हुआ कि हमारी जो चीजें है वो महंगाई हो गई। तो इस पॉइंट पे हमारे आता है सेकंड थ्योरी। पहला जो थ्योरी है उसे हम बोलते हैं द क्लासिकल स्कूल थ्योरी, जो बहुत पहले का था। लेकिन उसके बाद जब हमारा 1929 में डिप्रेशन आया तो उस टाइम पे हमारे लॉर्ड केन्स आए, ठीक है। थ्योरी का नाम क्या है, द लॉर्ड केन्सियन थ्योरीज, ठीक है, फिर स्कूल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लॉर्ड केन्स आए और ये बोलते हैं कि यार भाई और बहनों देखो, हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी चलता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के थ्रू। ये तो आप लोग को भी जानता है, ठीक है, कि हमारा जो इकोनॉमी है वो किस लिए चलता है, हमारे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के थ्रू। लेकिन इकोनॉमी में गवर्नमेंट का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी मार्केट पूरी डाउन होगी, जब हमारे मार्केट में कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करेंगे, प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर पाएंगे, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये जो हमारा टर्म इन्फ्लेशन है, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा गवर्नमेंट का होना काफी जरूरी है भैया। तो हमारे जो द केन्सियन थ्योरी है, इस केन्सियन थ्योरी में लॉर्ड केन्स बोलते हैं कि देखो मार्केट में, इकोनॉमी में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना भी जरूरी है। क्योंकि जब जब हमारे मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम आएगा, इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, और उससे हमारे पास एक बच्चा पैदा होता है, इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जब हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपना सिस्टम चलाएगी। अब भैया इन्फ्लेशन कंट्रोल करते कैसे, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता कैसे, ठीक है, ये आप लोग अपने मैक्रो इकोनॉमी से पढ़ोगे। आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 6 मोस्ट प्रोबेबली मनी और बैंकिंग वाला चैप्टर है, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे हमारी गवर्नमेंट अपने बैंकों के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, ठीक है। तो सब बता देंगे, लेकिन बेसिकली बात है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। तो अकॉर्डिंग टू केन्सियन थ्योरी, गवर्नमेंट इंटरफेयर इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल इकोनॉमी इन द सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। जब हमारा इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस हो जाए, जब हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए, उस टाइम पे गवर्नमेंट का आना जरूरी है, और कुछ नहीं, ये थ्योरी यही बोलती है। तो हमारे पास दो थ्योरी है, एक थ्योरी जिसका नाम है द क्लासिकल स्कूल, ये थ्योरी बोलती है कि भाई हमारे इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं आ सकती, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर चलेगा। लेकिन ये हमारा थ्योरी 1929 के पहले चलता था, ठीक है, द क्लासिकल स्कूल थ्योरी 1929 द ग्रेट डिप्रेशन के पहले चलता था। लेकिन जैसे हमारे पास
द ग्रेट डिप्रेशन आया तो उस टाइम पे हमारे जो लॉर्ड केस थे उन्होंने बोला नहीं भाई, ठीक है, ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी अभी काम नहीं आ रही, ठीक है, इस टाइम पे ये थ्योरी काम नहीं आ रही। ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बिफोर 1929 हमारा जो स्कूल था या फिर हमारा जो क्लासिकल स्कूल था वो वाला थ्योरी फॉलो होता था, जहां पे बोला जाता है गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन वही पे हमारा जो केनिशियन थ्योरी है वहां पे बोला जाता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर जरूरी है जब हमारा डिसइक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमारे इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, और अपना पूरा चैप्टर हो गया समाप्ति, ठीक है। तो बेसिकली ये काफी इजी चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट स्कोप्स कौन कौन से हैं, उसके बाद हमारे मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है, ठीक है, हमने माइक्रो में क्या पढ़ा था और उससे रिलेट कैसे हम कर पाए अपने मैक्रो को, ये हमने पढ़ा। और लास्ट ये दो थ्योरी, एक क्लासिकल थ्योरी, एक केनिशियन थ्योरी, जहां पे बोला जाता है कि कैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी, ठीक है। सो आई होप बच्चा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, ठीक है। पूरा जो चैप्टर है वो कवर अप हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करना, और अगर आगे आपको वीडियोस चाहिए तो आप लोग प्लीज मुझे बताना, आगे वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए कीप गोइंग, और ऐसे पढ़ो और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।